फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 32। हमारी यूनिट थी यूनिट नंबर 8। तो लास्ट जो हमारे टॉपिक्स थे वो हम कवर कर चुके थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है इस यूनिट से रिलेटेड, वो है हमारा टाइप ऑफ सिमिलरिटी या सिमिलिट्यूड। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, जो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी मैंने आपको बताई थी वैसे ही हमारी सिमिलरिटी वो पढ़ेंगे हम। तो अपन पहले मेन हेडिंग डालते हैं टाइप ऑफ सिमिलैरिटी, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं सिमिलिट्यूड। तो टाइप ऑफ सिमिलैरिटी सिमिलिट्यूड का मतलब क्या है, थोड़ा सा डिस्कस मैंने किया था आपसे कि जो हमारे मॉडल होते हैं, मॉडल क्या होते हैं, छोटा रूप होता है हमारा नमूना। प्रोटोटाइप का जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका छोटा जो रूप होता है उसको अपन मॉडल बोलते हैं। और मॉडल की जो अपन टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग ऐसी नहीं कर दी जाती कि आपने छोटा बना दिया, बना करके टेस्ट कर लिया। उसके लिए पहले अपन मॉडल को प्रोटोटाइप के सिमिलर बनाते हैं। सिमिलर कैसे बनाते हैं, सिमिलर का मतलब ये नहीं है मॉडल था 4x4 का, आपने 1x1 का 4x4 का ऑब्जेक्ट था मतलब प्रोटोटाइप था और आपने उसका 1x1 का बना दिया, मतलब क्या मॉडल तो बस हो गया सिमिलर। नहीं भाई, ऐसे कैसे। अब आपने जो मॉडल था, मान लो प्रोटोटाइप था आपका वो स्टील का बना हुआ था और आपने मॉडल बना दिया ब्रॉन्ज का, तो अलग हो गया कि नहीं होगा। तो उसकी 3 प्रकार की सिमिलरिटी अपन चेक करते हैं, ठीक है। एक तो अपन चेक करते हैं कि वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर है कि नहीं। ज्योमेट्रिकली सिमिलर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि उनके जो रेशियो हैं लेंथ वगैरह का, एरिया का, वॉल्यूम का, जो भी ज्योमेट्री की चीज़ 3 ही होती है हमारी, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। तो ज्योमेट्रिकली सिमिलर है या नहीं, पहली चीज़ तो ये। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, उसका ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी। ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अगर ज्योमेट्रिक सिमिलर हो जाता है हमारा, मतलब मान लो आपका जो प्रोटोटाइप था वो था 4x4 का, ठीक है, और आपने इसका छोटा रूप बना दिया 1x1 का, मतलब इसका रेशो कितना आ रहा है 4/4, 1/1, मतलब इनका रेशो बराबर है, तो ये ज्योमेट्रिक सिमिलर है। ज्योमेट्रिकली डायमेंशंस का रेशो बराबर है तो ज्योमेट्रिक सिमिलर है। ज्योमेट्रिक सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, ये अपना ज्योमेट्रिक सिमिलर हो चुका है। अभी अपन इसको यूँ नहीं कहेंगे कि इसके सिमिलर हो चुका है कंप्लीटली, कंप्लीट सिमिलर नहीं है। ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी के बाद फिर हम चेक करते हैं इसका काइनेमेटिक सिमिलरिटी। अब काइनेमेटिक सिमिलरिटी क्या है, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ कौन सी होगी हमारी, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ है मेरी वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। तो मैं क्या देखता हूँ, इन दोनों के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो रेशियो है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वेलोसिटी स्केल रेशियो, स्केल रेशियो का मतलब क्या होता है, स्केल रेशियो का मतलब है कि जो अपन अनुपात होता है वो ये अपना, उसको अपन बोलते हैं अपन स्केल रेशियो। किस स्केल पे ले रहे हैं अपन ने ये लिया देखो 4/4 बराबर 1, या अपन इसको क्या कहेंगे, रेशियो कितना है इसका 1/1, ठीक है, 1/1, ये है स्केल रेशियो, ठीक है ना, स्केल रेशियो है। तो इसी रेशियो पे अपन देखें क्या इसके जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन है वो भी इसी रेशियो पर है या नहीं। तो अगर इसी पर है तो वो अपना काइनेमेटिक सिमिलर कहलाएगा। मॉडल के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के स्केल रेशियो इसके बराबर है तो वो काइनेमेटिक सिमिलर कहलाएगा। तो पहली चीज़ हमने क्या चेक करी, ज्योमेट्रिक सिमिलर। जब तक ज्योमेट्रिक सिमिलर नहीं है तब तक आप इसको चेक नहीं कर सकते। पहले ये पास होना जरूरी, उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे। अब आपने ये देखा, ये भी पास हो गए, ये दोनों ही पास हो चुके हैं। अब हम तीसरी सिमिलरिटी चेक करेंगे। तीसरी कौन सी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी, वो है डायनामिक सिमिलरिटी। डायनामिक सिमिलरिटी कब चेक कर सकते हो, जब वो ज्योमेट्रिक और काइनेमेटिकली सिमिलर है, केवल तब ही चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप चेक नहीं कर सकते। तो अब मैंने चेक किया डायनामिक सिमिलरिटी। तो डायनामिक सिमिलरिटी में क्या चेक करता हूँ, डायनामिक चीज़ क्या होगी, फोर्सेज, कि इन दोनों के जो फोर्सेज के रेशियो हैं वो भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जब अब कौन से फोर्सेज के रेशियो, अरे भैया जितने भी फोर्स लगते हैं ना सबके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी मॉडल या सभी ऑब्जेक्ट पर सारे ही फोर्स एक साथ लग रहे हैं। अरे भैया हमारे मान लीजिए हम डिज़ाइन करते हैं तो आरसीसी का डिज़ाइन ले लीजिए, तो वहाँ पर लिखते हैं ना डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अपन ये लिखते हैं। तो वहाँ पर अपन लिखते हैं कि भाई डेड लोड ये चीज़ों का डेड लोड होता है। या जैसे मैं बात करूँ, मैंने आपको डैम का बताया था इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर, कि डैम जो होता है उसको अपन सेल्फ वेट के लिए डिज़ाइन करते हैं, स्नो लोड के लिए करते हैं, वेव के लिए करते हैं, और कौन कौन से होते हैं हमारे, अर्थक्वेक लोड के लिए करते हैं, विंड लोड के लिए करते हैं। लेकिन एक ही जगह पर सारे लोड एक साथ पॉसिबल नहीं है। अब आप मेरे को बता दो, राजस्थान में बना रहा हूँ बिल्डिंग, स्नो लोड लूँगा क्या, अरे यहाँ बर्फबारी आज तक नहीं हुई, अब कैसे हो जाएगी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कंडीशन लूँगा क्या एटमॉस्फेयर की, बिल्कुल नहीं लूँगा, यहाँ पे है नहीं सीवियर कंडीशन एटमॉस्फेयर की। तो ये सारे के सारे लोड हम एक साथ नहीं,
किस किस के लिए डिज़ाइन करते हैं, मतलब कहने का ये है एक बिल्डिंग पर सभी लोड एक साथ नहीं लगते हैं, कुछ लोड लगते हैं कुछ नहीं लगते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ की बात करूँ तो बहुत सारे फोर्सेस पढ़ेंगे अपन, जैसे अपना हुआ इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ये सारे फोर्स हो गए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो इन फोर्सेस के रेशियो, जैसे मान लीजिए कंप्रेशन फोर्स की बात करूं तो कंप्रेशन फोर्स इसमें और इसमें इन दोनों का जो रेशियो है बराबर होना चाहिए। तो इनके अगर हमारे फोर्सेस के रेशियो भी बराबर हैं दोनों के, तब जाकर के वो क्या कहलाएगा, डायनेमिकली सिमिलर। तो जब वो डायनेमिक सिमिलर हो जाएगा, जब ये तीनों सिमिलरिटी हो जाएंगी, तब हम कहेंगे भैया जो मॉडल है ना वो हमारा प्रोटोटाइप के सिमिलर हो चुका है, अब आप टेस्टिंग करो, अब अपन टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर रहता है। बात समझ में आई आपको? एक चीज़ ध्यान रहे, जब तक आपका ज्योमेट्रिक सिमिलर नहीं है मॉडल प्रोटोटाइप के, काइनेमेटिक सिमिलरिटी चेक नहीं कर सकते, और जब तक ये दोनों नहीं है तब तक आप डायनेमिक नहीं कर सकते हो। बात क्लियर है? ऐसे डायरेक्टली डायनेमिक कर ली नहीं, डायनेमिक के लिए ये दोनों का सिमिलर होना ज़रूरी है, और काइनेमेटिक के लिए इसका सिमिलर होना ज़रूरी है, तब जाकर वो कंप्लीट सिमिलर कहलाएगा। बात क्लियर है क्या नहीं? तो ये कुछ बातें थी हमारी इससे रिलेटेड। अब मैं इनको इन तीनों के बारे में आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। तो पहले एक दो लाइन सिमिलरिटी के बारे में लिख लेते हैं अपन। किसी भी मॉडल की टेस्टिंग से पहले उसका प्रोटोटाइप से सिमिलर होना ज़रूरी है। प्रोटोटाइप से सिमिलर होना ज़रूरी है। सिमिलर होने के बाद ही मॉडल टेस्टिंग की जा सकती है। इसके लिए हम मॉडल की निम्न सिमिलैरिटी को चेक करते हैं, जिनमें सबसे पहली हमारी जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी। अब भैया जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी कौन सी होती है? ये वो सिमिलैरिटी होती है जिसमें मॉडल और प्रोटोटाइप के जियोमेट्रिक स्केल रेशो समान होते हैं। इसमें लिखते हैं अपन, यह वो सिमिलैरिटी होती है जिसमें मॉडल व प्रोटोटाइप के जियोमेट्रिक स्केल रेशो समान होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्केल रेशो? देखो, एक तो हो गया लेंथ स्केल रेशो, इसको अपन LR से डिनोट करते हैं, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, सिंपल सी बात है। एरिया स्केल रेशो क्या होगा? ये एरिया ऑफ मॉडल अपॉन एरिया ऑफ प्रोटोटाइप। एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर
भाई देखो, ये ऐसे कुछ याद नहीं रखना है आपको, ज़्यादा टेंशन मत लेना। लेंथ स्केल रेशो क्या होता है? लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, इन दोनों का रेशो। एरिया स्केल रेशो क्या होता है? एरिया ऑफ मॉडल अपॉन एरिया ऑफ प्रोटोटाइप। एरिया क्या होता है? लेंथ, लेंथ का स्क्वायर ही तो होगा एरिया। लेंथ इंटू लेंथ। भाई एरिया का मतलब मेरा ये है कि अब आप ये मत सोचना सर वो स्क्वायर ही होगा क्या हमेशा? स्क्वायर का मतलब चौकोर चीज़ है क्या? बिल्कुल चौकोर का तो एरिया एल स्क्वायर होता है। अगर चौकोर नहीं हो, अगर आयत हो तो क्या होगा सर? तो एल इंटू एल। अरे भैया ये मैंने लेंथ का मतलब है अपनी कोई भी डायमेंशन है जो लॉन्गिट्यूडनल है, लीनियर है, उसको अपन लेंथ के रूप में तो दर्शाएंगे, चाहे वो विड्थ हो, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो गहराई हो। है तो सारी लेंथ की टर्म में, मीटर ही तो आता है पीछे, तो इसको भी अपन एल बोल रहे हैं और इसको भी अपन एल बोल रहे हैं। ये लंबाई वाला एल नहीं है, ये लेंथ वाला है। लेंथ का मतलब कौन सा वाला हो गया? ये जो मीटर में अपन नाप रहे हैं ना, तो एल इंटू में चाहे लंबाई इंटू चौड़ाई है मान लो, ठीक है, इसको भी अपन क्या लिखेंगे? चौड़ाई को भी अपन एल लिखेंगे, इसको भी एल लिखेंगे, क्योंकि ये किस में होती है? मीटर में। ये किस में होती है? मीटर। डायमेंशन में चल रहे हैं अपन, तो एल का स्क्वायर हो गया ना ये। तो एरिया एल का स्क्वायर मॉडल, एल का स्क्वायर प्रोटोटाइप। तो यहाँ पर देखो एल स्क्वायर मॉडल, एल एम और एल पी का रेशो क्या होता है? एल आर होता है। तो इसका स्क्वायर का रेशो क्या हो गया? एल आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर किसका करेंगे अपन? वॉल्यूम स्केल रेशो, वी आर। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ प्रोटोटाइप। एल क्यूब मॉडल, एल क्यूब प्रोटोटाइप, शॉर्ट में कहा जाए एल आर क्यूब, स्मॉल आर लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे लेंथ, ज्योमेट्रिक स्केल रेशो। ज्योमेट्रिक मतलब लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। तो अब ये अगर जब हमारे ये स्केल रेशो बराबर होते हैं तो हम कहेंगे भाई मॉडल उसके ज्योमेट्रिकली सिमिलर है। अभी हमने ये नहीं कहा कि वो हमारा जो है कंप्लीट सिमिलर है, केवल ज्योमेट्रिक सिमिलर है। मैंने आपको बताया था ना अनडिस्टोर्टेड डिस्टोर्टेड मॉडल, वहाँ पर मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिक सिमिलर होने चाहिए। तो टरबाइन वगैरह क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन कैनाल ज्योमेट्रिकली सिमिलर नहीं होती, क्योंकि उसमें डेप्थ का रेशो बराबर नहीं होता ना। ऐसे मिटाता हूँ मैं, इसे मिटाता हूँ, अपन नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में। सेकंड बी है अपना काइनेमेटिक सिमिलैरिटी। ये कौन सी होती है? यह वो सिमिलैरिटी होती है इसमें मॉडल व प्रोटोटाइप के वेलोसिटी व एक्सेलरेशन स्केल रेशियो समान होते हैं। तो भैया वेलोसिटी स्केल रेशियो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मॉडल, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप। वेलोसिटी क्या होता है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर अपन हर चीज़ को, हर एक क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रूप में, मतलब डायमेंशन या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रूप में डिनोट करेंगे। तभी हम उस क्वांटिटी में इसको बाइफरकेट या डिनोट करेंगे जिसके बाद अपन उसको आगे तोड़ नहीं सकते। समझ रहे हो? मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी आगे टूट सकती है क्या? बिल्कुल टूट सकती है, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। भाई टूट गया नहीं टूट गया, मैं वेलोसिटी को दूरी बटे समय लिख सकता हूँ। अब देखो दूरी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या हुई? दूरी किस में मापेंगे अपन? लेंथ में तो मापेंगे। तो दूरी हो गई, दूरी को अपन लिखेंगे लेंथ और समय को टाइम, एल अपॉन टी। मतलब अपन वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? एल अपॉन टी, लेंथ पर टाइम। लेंथ क्यों लिखा मैंने, दूरी क्यों नहीं रहने दिया? क्योंकि लेंथ स्टैंडर्ड चीज़ हो गई ना भाई। कोई भी दूरी हो, डिस्टेंस हो, आप उसको किस में मापोगे? लेंथ में तो मापोगे। तो लेंथ अपॉन में
टाइम। टाइम को और तोड़ सकते हो क्या? नहीं। लेंथ को और तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ सकते। तो बस अपन वेलोसिटी को किसके रूप में लिखेंगे? एल अपॉन टी। क्यों लिखेंगे? अपन को वहां तक लिखना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रूप में लिखना है अपन को। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो होती है जिसको अपन आगे और तोड़ नहीं सकते। ठीक है। एल और टी आना चाहिए बस। एम एम मास की जरूरत नहीं भैया। आप मास में करो मत करो, मास मास इज नॉट अलाउड। ठीक, ओनली लेंथ और टाइम। तो देखो मैं वेलोसिटी को क्या लिख रहा हूं, तो आप हमेशा ये चीज समझना, वेलोसिटी क्या लिखूंगा मैं? लेंथ अपॉन टाइम ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ अपॉन टाइम ऑफ प्रोटोटाइप। तो लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप क्या हो जाएगा? वही आ गए तो एल आर। भैया इसको अपन क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन टाइम ऑफ मॉडल। इसको मैं यही तो लिख सकता हूँ अपॉन में लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप टाइम ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, तो एल एम अपॉन एल पी इंटू में टी पी अपॉन टी एम। और ये क्या होता है भाई? एल आर। और टी एम अपॉन में टी पी ऐसे लिख देते हैं इसको, एक ही बात है। तो टी एम अपॉन टी पी क्या हो गया? टी आर। तो वेलोसिटी स्केल रेशियो किसके बराबर होगा? लेंथ स्केल रेशियो अपॉन में टाइम स्केल रेशियो। ये सब कुछ याद नहीं करना, मैं बता रहा हूँ आपको, बस इस तरह से अपन करते हैं। एक्सेलरेशन स्केल रेशियो ए एम अपॉन ए पी एल अपॉन टी स्क्वायर मॉडल एल अपॉन टी स्क्वायर प्रोटोटाइप एल आर अपॉन टी आर का स्क्वायर। ये हो गया अपना काइनेमेटिक सिमिलरिटी। जब ये वाली सिमिलरिटी मौजूद होगी ना, तब अपन कहेंगे कि भैया वो जो है हमारा काइनेमेटिकली सिमिलर है, अदरवाइज हम इसको काइनेमेटिक सिमिलर नहीं कह सकते। अब तीसरी बची हमारी, तीसरी कौन सी है? वो है डायनेमिक सिमिलर। लेकिन इसके अंदर एक नोट लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? इसमें एक नोट लिखेंगे काइनेमेटिक सिमिलरिटी में, किसी भी मॉडल की काइनेमेटिक सिमिलैरिटी को चेक करने के लिए उसका ज्योमेट्रिक सिमिलर होना ज़रूरी है। ठीक है, उसका ज्योमेट्रिक सिमिलर होना ज़रूरी है। अब मैं इसे मिटाता हूं। अब हम लिखेंगे डायनामिक सिमिलरिटी। सी लिखेंगे अपन डायनामिक सिमिलरिटी। मैं इसे मिटाता हूं। सी है हमारी अब डायनेमिक सिमिलरिटी कौन सी होती है भैया? डायनेमिक सिमिलरिटी वो है जिसमें फोर्सेस के रेशो क्या है? वो बराबर है। फोर्सेस के रेशो बराबर है, फोर्सेस के स्केल रेशो बराबर है, तो हमारा डायनेमिक सिमिलर कहलाएगा। ठीक है ना। अब कौन कौन से फोर्सेस होते हैं टोटल लिखवा रहा हूं मैं अभी आपको, कौन कौन से फोर्स होते हैं वो मैं इसके नीचे लिख देता हूं। किसी भी मॉडल पर निम्न फोर्सेस कार्य करते हैं। सबसे पहले हुआ हमारा कौन सा? इनर्शिया फोर्स
कैपिटल एफ आई, विस्कस फोर्स कैपिटल एफ वी, प्रेशर फोर्स कैपिटल एफ पी, ग्रेविटी फोर्स कैपिटल एफ जी, सरफेस टेंशन फोर्स एफ टी, कंप्रेशन या इलास्टिक फोर्स एफ सी। तो भाई इतने प्रकार के फोर्सेस होते हैं जो हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में कार्य करते हैं। इनर्शिया फोर्स हुआ, प्रेशर फोर्स हुआ, विस्कस फोर्स हुआ, ग्रेविटी फोर्स हुआ, सरफेस टेंशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स, चल कंप्रेशन बोलो चाहे इलास्टिक फोर्स बोलो एक ही बात है भाई। बीटा और के एक दूसरे से रिलेटेड ही तो होते हैं। के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा और बीटा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के, एक ही चीज़ हो। इसलिए अपन चाहे उसको इलास्टिक बोले, ठीक है, इलास्टिक बोले अपन के टर्म में, और या फिर अपन उसको कंप्रेसिव बोले बीटा के टर्म में, एक ही बात है। तो अपन एफ सी के द्वारा डिनोट करते हैं, सरफेस टेंशन फोर्स को एफ टी के द्वारा डिनोट करते हैं। अब अपन क्या करेंगे भाई, अलग अलग मॉडल है। मान लो कोई मॉडल है जो किस में चल रहा है, नाव है हमारी, ठीक है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पानी के ऊपर ऊपर चल रहा है, बस ऊपर चल रहा है बिल्कुल खुले में, तो क्या ग्रेविटी फोर्स वहाँ पर प्रमुख फोर्स कौन सा होगा? फोर्स तो सारे लग रहे होंगे, लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट फोर्स है केवल हम उसी का स्केल रेशो देखते हैं। मान लो मुझे मॉडल टेस्टिंग करनी है किसकी, मुझे मॉडल टेस्टिंग करनी है किसी लकड़ी के टुकड़े की। बात सुनना ध्यान से, मुझे मॉडल टेस्टिंग करनी है किसी लकड़ी के टुकड़े की। तो मैंने क्या किया, एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा था उसका छोटा बना दिया, ठीक है, ज्योमेट्रिक स्केल रेशो बराबर करके, वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर हो चुका है, ठीक है। टेस्टिंग करने के लिए क्या है, अपन तीनों सिमिलर होना जरूरी है। पहले मैं उसकी ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी चेक करी, छोटा बनाया था, स्केल रेशो बराबर है, सही है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, काइनेमेटिक सिमिलरिटी, उसकी जो भी वेलोसिटी है उनका स्केल रेशो देखा बराबर है, तो वो काइनेमेटिक सिमिलर भी है। अब मैं उसका डायनामिक सिमिलरिटी चेक करना चाहता हूँ, तो डायनामिक सिमिलरिटी चेक करने के लिए मुझे क्या, फोर्सेस का रेशो। अब कौन से फोर्स का रेशो, फोर्स तो मेरे पास 6 है, तो भैया मुझे मालूम है जब वो लकड़ी पानी के ऊपर ऊपर बहनी है ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, तो केवल कौन सा निकालेंगे अपन, एफ जी का। तो जो अपना ग्रेविटी फोर्स है मॉडल का और ग्रेविटी फोर्स है प्रोटोटाइप, ये वाला रेशो अपन निकालेंगे, ठीक है ना। और इसको अपन बोलते हैं कौन सा, ये लॉ होते हैं अपने, मॉडल लॉ होते हैं अलग अलग, जिसके अंदर अपन केवल इस फोर्स का यूज़ करते हैं। भाई ये तो हर जगह आएगा इनर्शिया फोर्स, वो तो हमेशा मौजूद होता है। जब अपन इसका और इसका यूज़ करते हैं तब तो अपना अलग मॉडल लॉ होता है, रेनॉल्ड मॉडल लॉ बोलते हैं। इन दोनों का यूज़ करते हैं तो अलग मॉडल लॉ है, इन दोनों करते हैं अलग मॉडल लॉ, सबके अलग अलग मॉडल लॉ होते हैं, फ्रॉड मॉडल लॉ होता है। तो ये सभी अपने अपने वैज्ञानिक ने दिए थे मॉडल लॉ। तो वो किस प्रकार से दिए थे, समझ में आ गई आपको बात, कि जो फोर्सेस के रेशो इंडिविजुअल उनके आधार पर दिए थे। जिस भी मॉडल में केवल ये वाला फोर्स डोमिनेंट है, प्रमुख है, वहाँ पर वो वाला मॉडल लॉ काम करेगा। जहाँ पर ये वाला डोमिनेंट है, प्रमुख है, वहाँ पर वो वाला मॉडल लॉ काम करेगा। ऐसे अपन डायनामिक सिमिलरिटी भी चेक करते हैं। तो सारे फोर्सेस के रेशो नहीं चेक करने अपन को, अपन केवल वो वाला फोर्स का रेशो चेक करना है मॉडल प्रोटोटाइप का जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मान लो पनडुब्बी है जो पानी के अंदर बहती है, तो वहाँ पर कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स इंपॉर्टेंट होता है। भाई विस्कोसिटी के का जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा लिक्विड, उसमें पनडुब्बी उतनी धीरे चलेगी, वहाँ पर विस्कस फोर्स इंपॉर्टेंट होता है। तो इन दोनों को लेंगे अपन काम में, विस्कस फोर्स और इनर्शिया फोर्स को, तो वहाँ पर रेनॉल्ड मॉडल लॉ काम होता है। तो अपन ये वाले फोर्सेस का रेशियो लेंगे। तो अभी उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जितने भी फोर्सेस होते हैं, जैसे मैंने आपको वेलोसिटी को क्या किया था, वेलोसिटी को L अपॉन टी लिखा था ना मैंने, D अपॉन टी ना लिखे, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना लिख के लेंथ अपॉन टाइम लिखा था, मतलब एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रूप में लिखा था। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो होती हैं जिन क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जिन क्वांटिटीज़ में आप आगे और नहीं तोड़ सकते, ठीक है, और इसमें मास नहीं आना चाहिए। अगर कोई डिस्टेंस के रूप में है तो उसको लेंथ L लिखेंगे, टाइम के रूप में T लिखेंगे, ठीक है, और अगर मास के रूप में तो जो क्वांटिटी है वो एज इट इज़ यूँ क्यों रखी, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो सबसे पहले अपन वो काम आना है अपन को आगे, क्योंकि अपन को आगे फोर्स के रेशो देखने हैं, ठीक है, फोर्स के अपन को रेशो देखने हैं।
तो उसके लिए इन सभी को अपन वहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैं वेलोसिटी वाले में कन्वर्ट कर रहा था ना, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को लेंथ अपॉन टाइम लिख सकते हैं। तो मैं आपको वहीं पर कन्वर्ट करके दिखा रहा था। अगर मैं इसको पहले लिख देता कि वेलोसिटी तो ये होती है एल अपॉन टी और एक्सीलरेशन होता है एल अपॉन टी स्क्वायर, तो अपन वहाँ पर डायरेक्टली लिख देता मैं। तो इसलिए मैं पहले ये करता हूँ, इन सभी फोर्सेस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रूप में डिनोट कर देता हूँ। फिर जब इनके आगे यूज़ होंगे ना तो इनको एज इट इज़ अपन उठा लेंगे, ठीक है ना। तो मैं अब इनको डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं पहले अपन, उसके बाद डिनोट करेंगे। यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं अपन, इन फोर्सेस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कैसे व्यक्त करेंगे अब मैं आपको इंडिविजुअल हर एक फोर्स को बताता हूँ किस तरह से व्यक्त करेंगे। मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो व्यक्त करते हैं अपन। सबसे पहले ये अपना कौन सा था, ABC था ना, इसमें आप डाल लीजिए आप ऐसे ही लिख लीजिए ये इनर्शिया फोर्स Fi बराबर इनर्शिया फोर्स क्या होता है, मास इंटू F बराबर ma, वही तो होता है इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स क्या होता है, F बराबर ma। तो इनर्शिया फोर्स क्या हो, मास इंटू में एक्सेलरेशन। और मास क्या होता है भाई, मास को आप और आगे कन्वर्ट कर सकते हो क्या। मैंने बोला मास को तो अपन को और तोड़ तो नहीं सकते मास को, मास ही लिखना है, लेकिन कोई किसी क्वांटिटी की टर्म में। तो अपन जानते हैं रो बराबर m अपॉन वी होता है। तो मास क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अपन किसके रूप में डिनोट कर सकते हैं, मीटर क्यूब के रूप में कर सकते हैं। तो मास को अपन ये लिख सकते हैं, जैसे कि एक क्वांटिटी तो ये हो गई, ये थोड़ा सा और टूट चुका है मास, ठीक है ना। तो मास को अपन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो आप, वेलोसिटी पर टाइम, यही तो होता है एक्सेलरेशन। अपन को इतना तोड़ना है जिसके बाद अपन इसको और फर्दर ना तोड़ सकें। डेंसिटी को तो अपन और आगे चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि डेंसिटी को आप फिर से मास अपन वॉल्यूम लिख दोगे तो वही बात आ जाएगी। तो डेंसिटी इनटू वेलोसिटी को मैं इधर ले आया, वेलोसिटी को और आगे, इनटू में वॉल्यूम को, डेंसिटी क्या होती है हमारी, रो इंटू वेलोसिटी v इंटू वॉल्यूम पर टाइप को क्या बोलते हैं अपन, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। रो ए वी स्क्वायर, एरिया क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर वी स्क्वायर। तो भैया अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मैं इनर्शिया फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रूप में इनर्शिया फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ दूसरा फोर्स कौन सा था इनर्शिया के बाद हमारा, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, इसको भी कन्वर्ट करना है। तो विस्कस फोर्स कैसे निकालोगे आप, विस्कोसिटी से। और विस्कोसिटी से फोर्स कैसे निकालोगे, हमें तो ये मालूम है टो बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है।
ये क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेस इनटू एरिया कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स क्या होता है हमारा, ये होता है स्ट्रेस इनटू में एरिया, ये स्ट्रेस है, ये एरिया। तो एफ वी बराबर क्या हो गया हमारा, shear स्ट्रेस इनटू एरिया। shear स्ट्रेस टो इनटू एरिया, और टो क्या है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई इंटू एरिया। ठीक है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई इंटू एरिया। म्यू रखते हैं पर इसको आगे और कन्वर्ट नहीं कर सकते। डी यू का मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ इनटू में एरिया, मतलब एल का स्क्वायर। म्यू वी एल, ये हो गया अपना। तो अपने दो तो हो गए भाई, तीसरा देखते हैं। तो कौन कौन से हो गए, इनर्शिया फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया। तीसरा अपना कौन सा, प्रेशर फोर्स एफ पी। तो कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि हमारे जो दो प्रकार के जो फोर्सेस थे वो दोनों के दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स को अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं, विस्कस फोर्स बराबर म्यू वी एल। म्यू मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी, वी मतलब वेलोसिटी, एल मतलब लेंथ। आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर वेलोसिटी को लेंथ अपॉन टाइम कर दो ना, मैं टाइम के रूप में इसको डिनोट नहीं करना चाह रहा, इसलिए ठीक है ना, इसलिए मैं इसको लास्ट वेलोसिटी तक रख रहा हूँ। क्योंकि एक तो मेरी लेंथ की टर्म में हो जाएगी, देखो तीनों तीनों सिमिलरिटी वाली टर्म आनी चाहिए। तीनों सिमिलरिटी कौन सी, देखो एक तो इसके अंदर लेंथ ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, तो उसकी टर्म आ गई ना लेंथ। एक काइनेमेटिक सिमिलरिटी, उसकी टर्म वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है, वेलोसिटी आ गई। और एक डायनामिक, डायनामिक का फोर्स आएगा म्यू, ठीक है ना। ऐसे इसमें देखो ये हो गई ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी की टर्म हो गई, ये हो गई काइनेमेटिक सिमिलरिटी की टर्म, ये हो गई डायनेमिक सिमिलरिटी की। इसलिए मैं इसको वी का वी रखे रहना चाहता हूँ, मैं वी को आगे कन्वर्ट नहीं, अगर वी को आगे कन्वर्ट कर दूंगा एल अपॉन टी में, तो फिर मेरे पास काइनेमेटिक सिमिलरिटी की कोई टर्म इसके अंदर मौजूद नहीं होगी। तो प्रेशर फोर्स क्या होता है, एफ पी बराबर प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर होता है पी, एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर फोर्स हो गया। नेक्स्ट है ग्रेविटी फोर्स, एफ जी। ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, जैसे ये था हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन, वो भी होता है मास इंटू, लेकिन अब की बार ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू में स्मॉल जी। रो एल क्यूब इंटू में जी। तो सिंपल सा था ये, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, और ये हमारा वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दिया, जी आ गया, डेंसिटी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखो ये काइनेमेटिक सिमिलरिटी टर्म हो गया एक्सीलरेशन, ये ज्योमेट्रिक और ये डायनामिक। ग्रेविटी फोर्स के बाद में कौन सा आता है हमारा, सरफेस टेंशन फोर्स। एफ टी बराबर सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ।
इसको आगे कन्वर्ट कर ही नहीं सकते और ज़्यादा। भाई सरफेस टेंशन और लेंथ, सरफेस टेंशन को आगे सिग्मा इंटू एल हो गया। एक बच गया हमारा कौन सा, तो कंप्रेशन फोर्स एफ सी क्या होगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू में एरिया के इंटू ए के एल स्क्वायर। तो ये अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, प्रत्येक डायनेमिक सिमिलरिटी के लिए अपने अलग अलग लॉ होते हैं जितने भी। अब इसमें इनर्शिया फोर्स को अपन क्या डिनोट कर सकते हैं, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। और ये विस्कस फोर्स को अपन कर सकते हैं कैसे डिनोट, ये कर सकते हैं अपन म्यू वी एल, प्रेशर फोर्स पी एल स्क्वायर, ग्रेविटी फोर्स रो एल क्यूब जी, या फिर रो जी एल क्यूब, कुछ भी बोलो आप, सिग्मा एल के एल स्क्वायर। इस तरह से अपन डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी के टर्म में। अब इसके बाद फिर अपन क्या देखते हैं कि इन सभी, अब जो भी मॉडल है उस पर जो फोर्स डोमिनेंट है, ठीक है, उस फोर्स का रेशियो अपन देखते हैं। मान लो ये वाला फोर्स डोमिनेंट है ग्रेविटी फोर्स, तो मॉडल प्रोटोटाइप के रो एल क्यूब जी मॉडल अपन रो एल क्यूब जी प्रोटोटाइप, इस तरह से रेशियो निकाल। तो ये इनके अलग अलग लॉ होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का अपना लॉ अलग है, अलग वैज्ञानिक ने दिया था, सबके अलग, वो अपन फर्दर में देखते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूँ, मिटा कर फिर अपन देखते हैं। इसके एक दो नोट और लिखवाने हैं क्या, कि डायनेमिक सिमिलरिटी जो होती है हमारी, वो डायनेमिक सिमिलरिटी आप कब चेक कर सकते हो, जब वो हमारा मॉडल कैसा हो, जब वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर हो और काइनेमेटिक सिमिलर हो, केवल तभी आप उसकी डायनेमिक सिमिलरिटी को चेक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और जब ये तीनों की तीनों सिमिलरिटीज़ होती हैं हमारी, तब जा कर के, जब तीनों सिमिलरिटी मौजूद हो तब जाके अपन उसको कहेंगे कि वो कम्प्लीटली सिमिलर है। तो आप इसको नोट के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलो मैं इसको यहीं लिखवा देता हूँ, उसके बाद एक साथ मिटा देंगे इसको। नोट के रूप में लिखेंगे, नोट नंबर आप इसमें डाल दो, कुछ भी डाल दीजिए, रोमन वाला फर्स्ट डाल दो, या तो कोई सा डाल दो, नोट नंबर 1 लिख दो। मॉडल की डायनामिक सिमिलैरिटी चेक करने के लिए उसका ज्योमेट्रिक व काइनेमेटिक सिमिलर होना ज़रूरी है। ठीक है भाई, नोट नंबर 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये नोट नंबर 1 है, मैं बता तो चुका हूँ आपको कि किसी भी मॉडल की डायनेमिक सिमिलरिटी चेक करने के लिए उसका ज्योमेट्रिक व काइनेमेटिक सिमिलर होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसका सेकंड अपन लिखते हैं, क्या है सेकंड हमारा, कोई भी मॉडल उसके प्रोटोटाइप से कंप्लीट सिमिलर तब कहलाएगा जब उसमें तीनों सिमिलैरिटी मौजूद हों। कोई भी मॉडल उसके प्रोटोटाइप से कंप्लीट सिमिलर कब कहलाएगा, तब कहलाएगा जब उसमें तीनों सिमिलरिटी,
मतलब जब मॉडल जो है वो उसके ज्योमेट्रिक सिमिलर हो, काइनेमेटिक और डायनेमिक, तब जाकर के वो क्या कहलाएगा हमारा कंप्लीट सिमिलर। बात क्लियर है? तो ये अब हमारा कंप्लीट हो चुका है ये वाला। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ पहले एक बार, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या, फोर्सेज के रेशो या डायमेंशनलेस नंबर, रेनॉल्ड नंबर, मॉडल, सब कुछ देखते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ। तो भाई नेक्स्ट अपन लिखते हैं डायमेंशनलेस नंबर और फोर्स रेशियो। देखिए भाई, मैं आपको बता चुका था ऑलरेडी कि जो डायनेमिक सिमिलरिटी उसको अपन कैसे चेक करते हैं। डायनेमिक सिमिलरिटी को चेक करने के लिए जो हमारे फोर्सेस के स्केल रेशियो हैं वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो उसमें कुछ लॉज हमारे इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ फोर्सेस के जो रेशियो हैं उनको अपन डायमेंशन, भाई फोर्स के रेशियो का मतलब क्या है, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, न्यूटन कैंसिल हो चुकी यूनिट, तो क्या हो गया, एक नंबर आएगा अपन को, एक डिजिट आएगी। मान लो मैं दो फोर्सेस का रेशियो ले रहा हूँ, कौन कौन से फोर्स का, एक तो ले रहा हूँ मैं ऊपर इनर्शिया फोर्स और नीचे ले रहा हूँ विस्कस फोर्स। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो इसकी यूनिट एन, इसकी भी है न्यूटन, न्यूटन, ये कैंसिल। तो क्या आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, डिजिट आएगी, मान लो 2 3 4 5 जो भी आएगी। तो ये क्या है हमारा डायमेंशनलेस नंबर, या अपन इसको क्या बोलेंगे, फोर्स रेशियो। तो डायमेंशनलेस नंबर होते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है हमारे मॉडल लॉ के अंदर। तो कौन कौन से नंबर होते हैं हमारे डायमेंशनलेस, अपना पहला रेनॉल्ड नंबर, दूसरा आता है हमारा यूलर नंबर, या जिसको आप आयलर बोलते हो, कुछ भी बोलो, प्रोनाउंसिएशन सबका अलग। तो रेनॉल्ड नंबर, यूलर नंबर, और उसके बाद में अपना आता है वेबर नंबर, मैक नंबर, ठीक है। ये सारे अपने नंबर हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। तो पहले अपन लिखते हैं रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर कौन कौन से फोर्स का रेशियो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था रेनॉल्ड नंबर के बारे में कि कहाँ पर लिखा था हमने, सीपीएफ लिखा था, सीपीएफ वहाँ पर मैंने लिखा था रेनॉल्ड नंबर पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ फ्लो जो रहता है रेनॉल्ड नंबर पर डिपेंड करता है, रो वी एल अपॉन म्यू होता है रेनॉल्ड नंबर। यहाँ पर एल हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है, मतलब जिस पर वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है फ्लो, और सीपीएफ के अंदर एल किसके बराबर होता है, हमारे डायमीटर के, इसलिए अपन सीपीएफ में लिखते हैं रो वी डी अपॉन म्यू। और वहाँ पर मैंने बोला था ये कैसे आएगा, ये मैं आपको बताऊँगा फर्दर। तो अपन वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो रेनॉल्ड नंबर को, रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो क्या है, एक डायमेंशनलेस नंबर होता है रेनॉल्ड नंबर। और ये कौन कौन से फोर्स का रेशियो है, ये है हमारे इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो भैया इनर्शिया फोर्स क्या होता है हमारा, एफ आई अपॉन एफ वी। एफ आई क्या होता है, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में म्यू वी एल। अब आपको समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, पहले इसलिए कर रहा था, मैं इन फोर्सेस को इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रूप में इसलिए दर्शा रहा था ताकि मैं इनको तरीके से समझ पाऊँ, ठीक है। आगे मैं इनको बार बार, अब यहाँ पर मेरे को जरूरत नहीं पड़ी ना आपको समझाने की कि एफ आई बराबर ये कैसे आया, तो अपन ने पहले लिख लिया सारे फोर्स, अपन तो वहाँ से वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। तो देखो भाई एल से एल कैंसिल हो गया, क्या बच गया, रो, वी से वी कैंसिल हो गया एक, तो रेनॉल्ड नंबर मेरा आया रो वी एल अपॉन म्यू। बात क्लियर है कि नहीं, रो वी एल अपॉन म्यू, ये मेरा हो गया रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। यहां पर एल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। अपन सभी चीज को, सारी लेंथ की जो टर्म थी उसको एल के रूप में डिनोट कर रहे थे ना इसके अंदर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में जब अपन ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पर एल का मतलब क्या हुआ, हमारा एल का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, मतलब जिस डायमेंशन पर फ्लो सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। तो अगर मान लीजिए हमारा फ्लो कैसा है, अगर हमारा फ्लो कोई सीपीएफ क्लोज पाइप फ्लो है तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि डायमीटर कितना है पाइप का। तो यहाँ पर एल किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर। तो हमारा रेनॉल्ड नंबर हो गया रो वी डी अपॉन म्यू। और आपने हमेशा रेनॉल्ड नंबर क्या पढ़ा है, रो वी डी अपॉन म्यू। लेकिन हमेशा ये रो वी डी अपॉन म्यू नहीं होगा, एक्चुअल में क्या है, ये रो वी एल अपॉन म्यू है, जिसको अपन रो वी डी अपॉन म्यू लिखते हैं। मान लीजिए पानी केवल एक सरफेस पर बह रहा है जहाँ पर एक प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है, या फिर कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है कंक्रीट का, और इसकी जो लेंथ है हमारी, वो मान लीजिए लेंथ है उसकी 2 मीटर, ठीक है। तो पानी इस तरह से बह रहा है, तो पानी क्या यहाँ पर एकदम से उठ करके जा रहा है, मतलब पानी के जो फ्लो है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, किसके कारण, इस लेंथ के कारण।
तो इस वाले केस में ये L क्या होगी हमारी, ये जो लेंथ है वही L होगी, इस पर निर्भर कर रहा है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेनॉल्ड नंबर। सेकंड देखते हैं अपन। ये क्या हमारा यूलर नंबर है, इनर्शिया फोर्स अपॉन में प्रेशर फोर्स। इनर्शिया फोर्स आप ये तो जानते हो कि इनर्शिया फोर्स क्या होता है हमारा, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, और प्रेशर फोर्स क्या होता था, पी इंटू में एल स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो ये जो आया मेरा वो क्या आया, देखो भाई रो वी स्क्वायर बचाइए, वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बाहर, वी स्क्वायर के ऊपर रूट है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, वी स्क्वायर रूट, तो वी आ जाएगा बाहर, अंदर बचा रूट रो अपॉन पी। ठीक है भाई, ये आ गया मेरा क्या, यूलर नंबर। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ v बाय रूट पी बाय रो, कुछ भी लिखूँ, चाहे ये p है और ये रो है, एक ही बात है। ये हो गया मेरा रेनॉल्ड नंबर, यूलर नंबर। यूलर नंबर से हमारा एक न्यूटन नंबर आता है। न्यूटन नंबर क्या होता है वो मैं नोट में लिखता हूँ। यूलर नंबर से ही रिलेटेड देखो 5 नंबर होते हैं बेसिकली, कौन कौन से होते हैं हमारे, रेनॉल्ड नंबर, यूलर नंबर, तीसरा फ्रॉड नंबर, चौथा वेबर नंबर, पांचवा मैक नंबर। 5 ही होते हैं, लेकिन 3 ऐसी टर्म हैं जो इन नंबर से आती हैं। बात क्लियर है, तो उनको अपन वो एडिशनल है, वो नंबर में काउंट नहीं होगा कि ये भी डायमेंशनलेस नंबर है, होते तो डायमेंशन लेस ही हैं, लेकिन वो इन्हीं से आए, वो अलग से कोई फोर्स के रेशो नहीं होते, इनकी मॉडिफाइड फॉर्म है, तो उनको अपन नोट के रूप में लिखेंगे। जैसे जो न्यूटन नंबर होता है ना, वो क्या होता है, वो रहता है अपना उल्टा, प्रेशर फोर्स इनर्शिया फोर्स का रूट रहता है। ठीक है, तो वो मतलब इसी से तो आया यूलर नंबर से, तो उसको अपन नोट में लिखेंगे, वो अलग से कोई नंबर नहीं है न्यूटन नंबर। एक होता है प्रेशर कॉफिशिएंट, वो क्या होता है, इसका भी रूट हटा दो तो वो आ जाएगा प्रेशर कॉफिशिएंट, तो उसको वो भी इसी से रिलेटेड है, कौन कौन से फोर्स से, इनर्शिया प्रेशर, तो उसको अपन अलग से नहीं लिखेंगे, नोट के रूप में लिखेंगे। मैं इसे मिटाता हूं भाई, मैं इसे मिटा रहा हूं। यूलर नंबर दूसरा है ना, इसी के अंदर आप नोट में लिखेंगे। देखो यूलर नंबर के नोट में है, नोट नंबर फर्स्ट, न्यूटन नंबर। ये क्या होता है, न्यूटन नंबर जो होता है हमारा 1 अपॉन यूलर नंबर, और 1 अपॉन यूलर नंबर का मतलब क्या है, रूट प्रेशर फोर्स अपॉन में इनर्शिया फोर्स, और मैथमेटिकली बोले तो आप इसका अपोजिट करोगे तो रूट पी बाय रो अपॉन में वी, ये हो गया मेरा न्यूटन नंबर। ऐसे आता है प्रेशर कॉफिशिएंट, ये क्या होता है, तो प्रेशर कॉफिशिएंट बराबर होता है हमारा न्यूटन नंबर का स्क्वायर, ये होता है हमारा प्रेशर फोर्स, और देखो भाई प्रेशर कॉफिशिएंट क्या है, प्रेशर फोर्स और इनर्शिया फोर्स का रेशियो है। तो ये सारे यूलर नंबर से जो रिलेटेड है, इसलिए अलग से कोई नंबर नहीं है, ये यूलर नंबर के अंदर ही अपन नोट में लिख रहे हैं इसलिए इनको। तो प्रेशर फोर्स और इनर्शिया फोर्स का जो रेशियो है वो तो प्रेशर कॉफिशिएंट कहलाएगा, इसका रूट लगा दोगे तो कहलाएगा न्यूटन नंबर, इसका अपोजिट कर दोगे रूट लगा करके तो कहलाएगा यूलर नंबर, चाहे यूलर नंबर से उल्टा चलो आप। तो देखो ये जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये अगर मैं इसका ये जो रूट लग रहा है ना, इसका अगर स्क्वायर कर दूँ, मतलब न्यूटन नंबर का स्क्वायर कर दूँ, तो यही तो बचेगा प्रेशर फोर्स अपॉन, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन नंबर का स्क्वायर
और न्यूटन नंबर क्या होता है 1/EU या फिर 1/EU का स्क्वायर, एक ही बात है भैया। आप न्यूटन नंबर जो क्या है, न्यूटन नंबर यही तो होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यही तो बचेगा। तो प्रेशर कोएफिशिएंट चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये तीनों का मतलब एक। ये तो अपने नोट थे। अब अपना जो तीसरा आता है, तीसरा नोट नहीं है ये, तीसरा नंबर है अपना फ्रॉड नंबर, ठीक है। तो ये किसका रेशो होता है, ये होता है हमारा इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स बराबर इनर्शिया फोर्स रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ग्रेविटी फोर्स क्या होता था हमारा रो जी एल क्यूब। तो देखो रो से रो कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, केवल एल बचेगा यहाँ पे, ऊपर बचेगा वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर का आप रूट करोगे तो ऊपर बचा केवल वी और नीचे बचा रूट एल डॉट जी। ये हो गया हमारा फ्रॉड नंबर। तो फ्रॉड नंबर क्या होता है हमारा, फ्रॉड नंबर होता है फ्रॉड नंबर बराबर वेलोसिटी अपॉन में रूट एल जी। इसका भी अपना एक नोट है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। इसका नोट क्या है, देखो फ्रॉड नंबर का यूज़ होता है ओपन चैनल फ्लो में। क्यों होता है वो अपन मैं आपको बताऊंगा। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है ना मॉडल लॉ, वहाँ पर अपन देखेंगे। तो फ्रॉड नंबर रेशो होता है इनर्शिया फोर्स और विस्कस ग्रेविटी फोर्स के रूट का रेशो रहता है। अब ये जो फ्रॉड नंबर होता है, अगर इसकी वैल्यू हमारी 1 से कम है तो उस प्रकार के फ्लो को बोलते हैं अपन सब क्रिटिकल फ्लो। अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो अपन इसको बोलेंगे क्रिटिकल फ्लो। अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो बोलेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लो। ये दोबारा से पढ़ेंगे फ्रॉड नंबर को अपन ओपन चैनल फ्लो 11th यूनिट के अंदर, ठीक है ना। तो ये अपना फ्रॉड नंबर से रिलेटेड है। अब मैं इसे नेक्स्ट लिखता हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई। नेक्स्ट जो हमारा कौन सा नंबर है, फोर्थ है हमारा वेबर नंबर। फोर्थ नंबर कौन सा है, वेबर नंबर। ये होता है भैया इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स का रेशो। इनर्शिया फोर्स आप जानते हो रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर और ये सिग्मा इंटू एल। तो एल से एल कैंसिल हो गया, बस ऊपर क्या बचा वी रूट रो एल अपॉन सिग्मा। वी तो बाहर आ जाएगा ना। तो ये जो रेशो होता है हमारा ये होता है वेबर नंबर। बात क्लियर है। तो वेबर नंबर किसका रेशो है, इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स जो है उनके रेशो का रूट है, इसको बोलते हैं अपन वेबर नंबर। लास्ट है मैक नंबर, मैक MACH। मैक नंबर क्या होता है, इट इज ए स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन कंप्रेशन फोर्स।
KL स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, ऊपर V रूट रो अपॉन K, या कहा जाए V अपॉन में रूट K अपॉन रो। भाई रो नीचे आ जाएगा तो K बाय रो हो जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये जो सिंस आपने रूट K बाय रो कहीं पर पढ़ा है क्या? रूट K अपॉन रो, जी बिल्कुल पढ़ा है हमने पढ़ा वाटर हैमर के अंदर। रूट K अपॉन रो को क्या बोलते हैं? C बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, यही तो होता था। तो रूट K बाय रो क्या होता है? C, इसलिए अपना मैक नंबर क्या हो जाएगा? V अपॉन C हो जाएगा। C बराबर ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद में अब हम इसके कुछ नोट हैं मैक नंबर से रिलेटेड, वो मैं आपको लिखवाना चाहूँगा। नोट नंबर फर्स्ट है हमारा, इफ मैक नंबर इज लेस देन 1 इज इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1, मच ग्रेटर देन 1, कॉचे नंबर। देखो अब बात आती है अगर मैक नंबर की तो अगर मैक नंबर की वैल्यू हमारी, मैक नंबर का यूज़ अपन वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कंप्रेशन फोर्स डोमिनेंट होता है, प्रमुख होता है। जैसे हमारे जो एरोप्लेन हुए या हमारा रॉकेट हुआ, ठीक है, इन सब जगह जहाँ पर कंप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर अपन किसका यूज़ करते हैं? मैक नंबर का यूज़ करते हैं। और मैक नंबर जो है आपको पता है रेशो होता है स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स और कंप्रेशन फोर्स का रेशो होता है। V अपॉन C इसकी वैल्यू होती है। अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम आती है, मतलब ये फोर्स ज़्यादा है ये फोर्स कम है, तो अपन उसको बोलते हैं सब सोनिक फ्लो, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू परफेक्टली 1 आती है तो अपन इसको बोलते हैं सोनिक फ्लो। सुन रखे होंगे आपने, सुपरसोनिक रॉकेट, सुपरसोनिक एरोप्लेन, ठीक है, वही चीज़ है ये। अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक, और अगर 1 से बहुत ज़्यादा आती है, भाई 1 से ज़्यादा, देखो 2 भी 1 से ज़्यादा है, 3 भी 1 से ज़्यादा है, और 100 भी 1 से ज़्यादा है, लेकिन 100 इज़ मच ग्रेटर देन 1 एंड 2 एंड 3 आर ग्रेटर देन 1। ओके, तो यही डिफरेंस है इसमें। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो सुपरसोनिक, 1 से बहुत ज़्यादा आती है मच ग्रेटर देन 1 तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक फ्लो, ठीक। लास्ट है कॉचे नंबर। कॉचे नंबर भाई अब आप ये मत सोचना कि सर ये कॉचे नंबर, ये तो अब अपने 6 नंबर हो गए, ये मैक नंबर के बाद कॉचे नंबर। अरे कॉचे नंबर भी इन्हीं फोर्सेस से रिलेटेड है, इसलिए अपन इसको अलग से कोई नंबर में, डायमेंशन नंबर में काउंट नहीं करते हैं। देखो ना आप, कॉचे नंबर क्या होता है? इनर्शिया फोर्स और कंप्रेशन फोर्स का रेशो, और ये होता है इनर्शिया फोर्स कंप्रेशन फोर्स के रेशो का स्क्वायर रूट। तो लगभग इसी से रिलेटेड ही तो है इन्हीं फोर्सेस से, इसलिए अलग से कोई नंबर नहीं है ये, इसलिए मैंने इसी के नोट में लिखवा दिया है। कॉचे नंबर क्या होता है? इनर्शिया फोर्स और कंप्रेशन फोर्स का रेशो, सिंपल रेशो। मतलब क्या है, अगर रिलेशन बनाऊं मैं कॉचे नंबर में इसमें, तो अगर मैं इसका जो रूट लग रहा है, रूट का अगर स्क्वायर कर दूं तो ये रूट कट जाएगा, तभी तो ये वाली वैल्यू आएगी। इसका मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को, तब जाके कॉचे नंबर मिलेगा।
इसका स्क्वायर मतलब मैक नंबर का स्क्वायर। तो कॉचे नंबर क्या होता है, या तो अपन कहें मैक नंबर का स्क्वायर, और मैक नंबर क्या होता है वी अपॉन सी, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा कॉचे नंबर। तो ये कुछ हमारे नंबर्स थे डायमेंशनलेस नंबर जो फोर्सेस के रेशो को बताते थे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, सभी जो भी नंबर हैं उनके फोर्सेस के रेशो लिखे, और वो जो फोर्सेस हैं उनके स्टैंडर्ड क्वांटिटी के टर्म में उनको पुट किया हमने, तब जाकर के ये सारे हमारे रेशोज़ फाइनली आए हैं। ठीक है ना। जैसे तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ रेनॉल्ड नंबर, क्योंकि क्या होता है एक्चुअल में, मैं मेरा भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो उस टाइम मतलब जब ये वाला टॉपिक आया था तो खुद से ही पढ़ना होता था, ये बात तो तय थी, क्योंकि पता था भाई टीचर्स वगैरह तो थे नहीं, प्राइवेट कॉलेज से गया था तो खुद से ही पढ़ना पड़ता था। उस टाइम मेरे पास आर के बंसल और मोदी सेठ 2 बुक्स थी, तो मैं खुद से देखता रहता था। तो मैंने ये नंबर्स मतलब मुझे समझ तो आ जाते थे, और समझ आ भी गए थे मुझे सेकंड टाइम पे कि ये है क्या, थीम क्या है, ये कंप्लीट क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे। ठीक है, और क्या ये नंबर क्या डिनोट कर रहे हैं, क्या यूज़ है, सब कुछ समझ में आ गया, मैंने इनको देख भी लिया। लेकिन क्या हुआ, एक दिन मैं वैसे ही क्वेश्चंस देख रहा था, उस टाइम 13 के अंदर या 12 में, शायद 12 में पीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैं उसमें कोई क्वेश्चन देख रहा था। उसमें उसने पूछा था कि उसने एक क्वेश्चन पूछा था रेनॉल्ड नंबर से रिलेटेड पूछा था, रेनॉल्ड नंबर इज़ द रेशो ऑफ, अब उसमें 4 ऑप्शन थे, इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, प्रेशर फोर्स, इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, इनर्शिया। वो 4 ऑप्शन है, मैं तो कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार चीज़ तो समझ में आ गई थी, लेकिन ये रेशो तो याद मैंने किया ही नहीं। ठीक है, फिर मैंने इनका रेशो याद किए, सबके 5 के रेशो याद कर लिए। मैंने कहा नाउ आई एम परफेक्ट। फिर मैंने देखा एक बार क्वेश्चन, कुछ दिनों बाद मैं एनालाइज किया, मैंने कहा मुझे याद है, यानी देखा तो फिर से मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये रेशोज़ ही ऐसे हैं, हम भूल जाते हैं। 5 तो नंबर हो गए, अब आपको 5 तो नंबर याद रखने हैं, 5 क्या देखा जाए तो 7 हो गए, ठीक है, तो 8 हो गए, तो 5 नंबर, 5 तो मुझे नंबर याद रखने मोटे मोटे, चलो नोट को अपन बाहर में डालते हैं, केवल 5 नंबर की बात करता हूँ, 5 तो मुझे नंबर याद रखने हैं। अब उन नंबर के नाम, मतलब नंबर का मतलब समझ रहे हो, नाम, रेनॉल्ड होता है नाम ही ऐसे, रेनॉल्ड नंबर, यूलर नंबर, वेबर नंबर, मैक नंबर, फ्रॉड नंबर, 5 तो इनको याद रखो, उसके बाद इनके रेशोज़ को याद रखो, कैसे हो पाए। फिर एक दो बार और मैंने पेज पे नोट डाउन करके फिर मैंने रिवाइज़ किया, थोड़ा बहुत याद किया तो याद हो गया। फिर जब क्वेश्चन आता था मेरे सामने, मैं फिर से कन्फ्यूज़ हो जाता। मैंने कहा यार ये मतलब क्या समस्या है, बार बार रेशो क्यों बोला, मतलब कन्फ्यूज़ होता था कि यार ये इनर्शिया अपॉन प्रेशर था, नहीं, वेबर का मतलब इनर्शिया अपॉन प्रेशर नहीं था, उसका था इनर्शिया अपॉन सरफेस टेंशन, नहीं कंप्रेशन था। तो क्या है, ये चीज़ ऐसी है, आप 1000 बार देखोगे तो 1000 बार कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करें। ठीक है, और ये चीज़ भी ऐसी है, गेट ईएस में तो क्वेश्चन बनता ही बनता है इन पे, ठीक है ना, इनसे एडवांस्ड क्वेश्चन बनता है। तो जब तक मुझे यही नहीं मालूम कि ये क्या होता है, तो मेरे को रेशो नहीं मालूम, तो मेरे को यही नहीं मालूम। जब तक मुझे ये नहीं मालूम तो मैं आगे कर ही नहीं सकता क्वेश्चन को। फिर ये समस्या तो थी ही, फिर मैंने एक छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई, उस ट्रिक को मैंने याद रखा। फिर मैंने कभी ये मुड़ के देखे ही नहीं नंबर आज तक कि ये क्या होते हैं, मैंने नंबर ही याद नहीं करे कि रेनॉल्ड, वेबर, फ्रॉड, ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो गया सब कुछ मामला। वो मैं आपको शेयर करूँगा, जिससे वो आप भी उसको याद रख सको और कभी ज़िंदगी में गलती ना करो, आप बिल्कुल 100% श्योर। एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे, छोटी सी कहानी सुनाऊंगा 2-4 मिनट की, तो उससे आपके माइंड में चीज़ पिक्चर बन जाएगी और उसको आप याद भी रख पाओगे। तो पहले तो मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने देखा 5 नंबर्स को, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर 5 हमारे डायमेंशनलेस नंबर होते हैं। रेनॉल्ड नंबर, दूसरा होता है हमारा यूलर नंबर, फ्रॉड नंबर, वेबर नंबर, मैक नंबर। रेनॉल्ड नंबर रेशो होता है इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का, ये होता है इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स का रेशो का स्क्वायर रूट, ठीक है। और तीसरा जो रहता है हमारा फ्रॉड नंबर, वो इनर्शिया फोर्स, ग्रेविटी फोर्स का रेशो का स्क्वायर रूट होता है। ऐसे चौथा होता है वेबर नंबर। हमारा वेबर नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स का स्क्वायर रूट होता है रेशो का। और पांचवा मैक नंबर, ये रहता है हमारा इनर्शिया फोर्स और कंप्रेशन फोर्स के रेशो का स्क्वायर रूट होता है। इनके यूज़ क्या हैं, इन सभी नंबर्स की सहायता से जो डायनामिक सिमिलरिटी हम चेक करते हैं, ठीक है। अब कौन सी जगह, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है सभी ऑब्जेक्ट पर सारे ही फोर्स काम कर रहे हो 6 के 6, किसी ऑब्जेक्ट पर एक काम करता है, 2 काम करता है, तो जो जो फोर्स उन पर काम कर रहे हैं हम वही वाला रेशो देख लेंगे।
मतलब वही नंबर डायमेंशनलेस नंबर चेक कर लेंगे। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी मैं मॉडल टेस्टिंग कर रहा हूँ, एरोप्लेन की कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है एरोप्लेन केवल कंप्रेशन फोर्स इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं क्या करूँगा, मॉडल और प्रोटोटाइप का मैक नंबर डायमेंशनलेस रेशियो ही तो है, फोर्स का रेशियो ही तो है, तो उसके मैक नंबर को मैं चेक कर लूँगा। बात क्लियर है कि नहीं। पनडुब्बी देख रहा हूँ, पनडुब्बी में इनर्शिया फोर्स इंपॉर्टेंट है, पानी के अंदर रहता है, तो वहाँ पर कौन सा हो गया हमारा, विस्कस फोर्स इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर मेरा रेनॉल्ड नंबर, तो पनडुब्बी वाले केस में रेनॉल्ड नंबर को चेक कर लूँगा मॉडल और, तो टेस्ट डायनेमिक स्टेबिलिटी चेक करने के लिए इनका यूज़ होता है इन पाँचों का। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था कि हम क्यों पढ़े ये डायमेंशनलेस नंबर को, कैसे आए हैं, अब है इनको कैसे याद रखा जाए, और मॉडल टेस्टिंग, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उसके अंदर आपको याद रखना सिखाऊंगा किस तरह से हम इसको याद रखें। थैंक यू सो मच।